नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 24 मई 2022 राजस्थान टेक्निकल एल पर प्री एग्ज़ाम पेपर की मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो गई है और उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसा रहा पेपर, क्या कोई रिपीट हो रहा है, क्या थ्योरी में कोई बदलाव हो रहा है, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर देखना। चैनल से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों ओवरऑल पेपर जो रहा उसमें से कुछ क्वेश्चंस है अपन सोल्व करके देखते हैं, तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आज किस तरह का पेपर आया। और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें लेवल का पता लगेगा, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग कीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आज जो पेपर हुआ था ना उसमें से क्या क्या पूछा गया। 24 मई 2022 मॉर्निंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में आज क्या हुआ, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, आपको क्वेश्चनों के लेवल से पता लग जाएगा। वैसे मैं बता दूँ थ्योरी में अब बदलाव हो रहा है। कंपेरेटिवली आज थ्योरी अलग थी थोड़ी सी, और बच्चों के लिहाज से कह सकते हैं कि थोड़ी सी टफ़ थी। टफ़ का मतलब बाकी में बच्चे जनरली ये बता रहे थे कि मेरे 40 से प्लस से ही हो जाएंगे, तो आज बच्चे 40 से नीचे हैं। आज वाले जो भी है उसमें ये कह रहे हैं कि लगभग 40 के आसपास ही रहेंगे, 40 से ऊपर क्रॉस करने की संभावना कम है। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली थ्योरी जो है वो थोड़ी सी हार्ड आई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आसान थे। जस्ट देखो सवाल सबसे पहले शुरू करते हैं। 60 वाट और 12 वोल्ट का एक लैंप है। पूछा कि बताइए इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी। आई का मान पूछा है, बहुत सिंपल है। आई बराबर P/V कर दो। पावर दिया है 60, वोल्टेज दिया है 12, उत्तर आना चाहिए था 5 एम्पियर। मुझे लगता है आपने आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। अब पता नहीं दो अलग अलग बच्चों ने भेजा है, दो क्वेश्चन थे तो भी मेरी तो समझ से बाहर है। एक कह रहा है कि 500 वाट और 110 वोल्ट दिया हुआ था, इसमें भी कह रहे हैं कि धारा पूछा था। ठीक है, करंट फ्लो कितना होगा। 60 वाट 12 वोल्ट में भी करंट फ्लो कितना होगा। दो क्वेश्चन रिपीट हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो सेम P/V करना था। 500/110 करेंगे, लगभग करंट जो आएगी आपकी कितनी आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आएगी क्या, नहीं 5 नहीं आएगी, 4.5 एम्पियर के आसपास आएगी, है ना। कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा बताना दोनों डाटा आए थे क्या। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि दोनों क्वेश्चन आए थे। बिना हीट के कौन सा जॉइंट लगाते हैं। बिना उष्मा के जो जॉइंट लगता है ना, उस प्रक्रिया को रिवेट या रिवेटिंग प्रक्रिया बोला जाता है। सोल्डरिंग, वेल्डिंग और कौन सा रह गया, 3 होते हैं ना ये एक जैसे, ब्रेजिंग, सॉरी, सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग। इन तीनों में हीट उत्पन्न होती है, जबकि रिवेटिंग प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो क्या आपके उसमें रिवेट ऑप्शन था, ये करना था। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि 1.2 वाट के 4 बल्ब है। अब कुछ बच्चों ने तो लैंप बताया, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे सेल बताए कि 1.2 वाट के सेल थे जी, और समांतर में जुड़े हुए थे। टोटल पावर पूछा था। देखो अगर प्रत्येक की खपत 1.2 वाट है तो 4 वालों की समांतर में 4.8 वाट हो जाएगी। अगर लैंप की जगह सेल भी थे ना, तो भी मैं आपको बता दूं सेल खपत नहीं करेंगे, सेल पावर प्रोवाइड करवाएंगे। तो बात एक ही है, समांतर में पावर चारों सेल मिलकर 4.8 वाट ही प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वो बढ़ जाती है पावर। भाई जनरेटरों को समांतर में क्यों जोड़ते हैं। 100 वाट की 4 यूनिट अगर समांतर में चल रही है तो 400 वाट जनरेटर लोड प्रोवाइड करवाएंगे वो। तो इसमें अगर लैंप या सेल कुछ भी था तो उत्तर जोड़ना ही था। हाँ अगर सेल दे करके वोल्टेज दिया हुआ हो ना, तब उत्तर सेम आएगा। सेल हो या लैंप हो, अगर वाटेज दिया हुआ है तो वो उत्तर है। सेल दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो फिर उतना ही रहता। तो मुझे बता देना थोड़ा कंफर्म आप कि क्या आया था। लेड एसिड सेल की वोल्टेज, लेड एसिड का ईएमएफ
2.2 वोल्ट के आसपास जो उत्तर था वो कर सकते हो। ऑप्शन तो बच्चों ने दिया नहीं, ठीक है। 2.2 वोल्ट से लेकर 2.6 वोल्ट के आसपास होता है, तो आप कर सकते थे। RL सीरीज सर्किट है जिसमें 40 ओम का रेजिस्टेंस है और 60 ओम का X है। Z का मान पूछा था, तो Z बराबर क्या करोगे, R² प्लस X² और दोनों का अंडर रूट निकाल देना है, बात खत्म। तो कैलकुलेशन करके आप उत्तर का मिलान कर सकते थे। देखो रेजिस्टेंस 40 दिया हुआ है, 40 की स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगी ना, 60 की स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी, 3600। दोनों को जोड़ो, देखिए कितना आ रहा है, 6 6 12 5200 आ रहा है ना। 5200 का अंडर रूट निकालना लगभग 72 के आसपास आ रहा है। क्रॉस मैच करवा देना प्लीज़, उत्तर लगभग इसी रेंज में आना चाहिए था आपका। क्या आप यही करके आए हो क्या, मुझे ज़रूर बताना। DC शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल पूछा था। शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। आपको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, फील्ड फ्लक्स वाला भी आप कर सकते थे और आर्मेचर कंट्रोल वाला भी कर सकते थे, ठीक है। फील्ड के फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगाकर, और आर्मेचर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट लगाकर। जो भी ऑप्शन था मुझे ज़रूर बताना। और 5 ऑप्शन होते हैं तो जनरली A व B दोनों वाला ही आता है, मुझे लगता है यही आया होगा। कौन सा DC के लिए रॉन्ग कथन है, DC के लिए गलत कथन पूछा था। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये दिया कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नॉट अवेलेबल, कैपेसिटेंस व इंडक्टेंस उपलब्ध नहीं, तो ये तो सही कथन हो गया। सेकंड दिया था कोरोना लॉस होता है ना, तो कोरोना नहीं होता है, यही करना होता है DC में। क्योंकि देखो कुछ जगह तो लिखा हुआ है कि कोरोना कम होता है और कुछ जगह लिखा होता है कि कोरोना नहीं है। तो गलत कथन करना है तो गलत कथन के बारे में आपको कथन नंबर 2 करना है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, ना तो कैपेसिटेंस है ना इंडक्टेंस होता है, और कोरोना लॉस होता है तो ये नहीं करना था, कोरोना लॉस नहीं होता है DC में। क्वेश्चन कैसा था प्लीज़ आप थोड़ा सा क्रॉस मैच मुझे करवा देना, आपको जैसे भी समझ आए। और उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि शंट मोटर का दूसरा नाम क्या है, शंट मोटर का अन्य नाम। तो शंट मोटर को हम नियत गति मोटर बोलते हैं, ठीक है। नियत फ्लक्स मोटर बोल सकते हो, फ्लक्स नियत रहता है इसीलिए गति नियत रहती है। तो नियत गति मोटर या नियत फ्लक्स मोटर, जो भी ऑप्शन था ऑप्शन के अनुसार आप जरूर उत्तर को मिलान करें। सिंक्रोनस मोटर किस गति पर कार्य करती है, तो तुल्यकाली मोटर का कार्य जो है वो नियत गति वाला कार्य है ना। ऑप्शन नियत गति के। पावर फैक्टर का अगर पूछा है तो लैगिंग लीडिंग इकाई तीनों पावर फैक्टर पे वो काम कर सकती है। सप्लाई का अगर पूछा है तो AC DC दोनों पर काम करती है। सेल्फ स्टार्ट के बारे में अगर पूछा है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। आगे देखो सवाल पूछा कि 2 अल्टरनेटर है और उनका समांतर में संयोजन क्या कहलाता है, ठीक है। 2 अल्टरनेटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं। हिंदी ऑप्शन था आपका तुल्यकालन, इंग्लिश में आपको ऑप्शन करना था सिंक्रोनाइजेशन। 2 अल्टरनेटरों को जब समांतर में जोड़ते हैं तो इसे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में तुल्यकालन आप बोल सकते हैं। और इसकी जांच किससे कर सकते हैं, तो वो सिंक्रोस्कोप करना था आपको, सिंक्रोस्कोप से जांच हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि KWH, और उत्तर दिया हुआ था कि ऊर्जा मीटर मापता है। तो ये पूछा होगा कि KWH किस मीटर द्वारा मापा जाता है ना, KWH। और कह रहे हैं आगे लाइन खाली थी तो ऑप्शन यही दिया होगा, वाट मीटर द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा मीटर मापता है। जो भी हो मेजरमेंट के बारे में पूछा होगा कि कौन मापता है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि मेगर से 2 सवाल थे। एक तो ये था कि मेगर क्या नापता है, ठीक है। तो इसके देखो 2 उत्तर देने थे आपको। अगर इंसुलेशन प्रतिरोध वाला है तब तो आपको रोधन प्रतिरोध करना था, और अगर लो हाई ऐसा ऑप्शन आया है तब आपको करना था उच्च प्रतिरोध का मापन करता है, ठीक है। इंसुलेशन प्रतिरोध नापता है
और उच्च प्रतिरोध नापता है, वो उत्तर आपको करना था, जो भी ऑप्शन आपको मिले। आगे सवाल पूछा है कि मेगर किस में मापता है ना, मेगर की राशि किस में मापी जाती है, तो मेगर किस इकाई में मापता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेगर हमेशा मेगा ओम में ही नापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के काम आता है, और मेगा ओम में जो है वो अपन को रेजिस्टेंस दिखाता है। उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि गीले शरीर का, भीगे शरीर का प्रतिरोध कितना होगा। तो भीगे शरीर का जो प्रतिरोध है वो 1 किलो ओम होता है, और अगर सूखे का पूछ लेते तो 5 किलो ओम से 500 किलो ओम से 600 किलो ओम, सॉरी, ठीक है। कुल मिलाकर अब थ्योरी में भी इम्प्रूवमेंट होने लग गया है। टफ आई ये थ्योरी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूछे थे। और इसके अलावा देखो क्वेश्चन पूछे गए क्रेकल टेस्ट वगैरह के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, आगे आ ही जाएगा तो मैं बता दूंगा। सिंक्रोनस मोटर में, और उसके बाद में देखो स्लिप रिंग मोटर में कौन सा भाग नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन देखो, स्लिप रिंग मोटर का भाग नहीं है। अब नहीं में तो भाई आपको ये ऑप्शन देखना था क्या नहीं है। स्लिप रिंग इसमें होती है, रोटर में रेजिस्टेंस इसमें होता है, वाउंड रोटर इसमें होता है, स्लिप रिंग होती है, कार्बन ब्रूस होते हैं, कम्यूटेटर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो एक्साइटर नहीं होता है, तो मुझे बता देना ऑप्शन जो है ना वो क्या आए थे, ठीक है। और एक ये देखो सवाल थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है क्या पूछा होगा उसने, लेकिन कह रहा है कि 0.8 एम्पियर भी दिया हुआ है, 5 वोल्ट भी दिया हुआ है, 30 सेकंड समय तक चलती है, जूल में पावर बताओ। अच्छा अब याद आ गया, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ था, मैं क्या 500 कुछ लिखा। देखो पहली बात तो ये कि जूल में पावर नहीं होती है, जूल में फिर ऊर्जा होती है। इसका मतलब यहाँ जूल का नियम लगाना था और I²RT वाला नियम लागू करना था। और जूल में ऊर्जा जो है ना, तो ऊर्जा निकाल सकते थे आप सीधी, तो पावर इनटू टाइम होता है, ये रहा पावर का। अब I² इंटू R में देखो I दे रखा है लेकिन V दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर I² इंटू R से पावर ही तो निकाली है, तो आप इसको V इंटू I इंटू T करते तब भी उत्तर आ जाता। बात एक ही है, V बटे I में भाग दे के R निकाल लो, उत्तर उतना ही आना है, तो V इंटू I इंटू T कर देते उत्तर आ जाता। 5 इंटू 0.8 इंटू 30 करना था। ऑप्शन मिलान कर लो थोड़ा सा, देखो 8 4 12 है ना, 120 जूल आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है इतना ही आएगा ना, 120 जूल आ रहा है। क्रॉस मैच करवाना, मुझे बताना क्या आपका भी उत्तर इतना ही आया था क्या, ठीक है। 500 वाट 110 वोल्ट लोड है, उसमें एम्पियर ज्ञात करना था, ये हो ही गया। शंट मोटर की गति नियंत्रण वाला मैंने बता ही दिया। और उसके बाद में देखो स्टैटिक ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों स्टैटिक ईएमएफ की दिशा जो होती है वो लेंज नियम से निर्धारित होती है, ये ध्यान रखना। जो फेराडे वाले नियम के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो गतिज प्रेरित ईएमएफ है, और उसके लिए अपन को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ लेंज नियम करना था, शायद ऑप्शन होगा। स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है। मापी यंत्रों की स्प्रिंग पूछी होगी है ना, तो फास्फर ब्रोंज की होती है ये, तो है ना, वो जो कांसे वाला ऑप्शन है वो करना था आपको। और 1 वेबर में मैक्सवेल कितने होते हैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 1 वेबर में मैक्सवेल कितने होते हैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल है। एक मैक्सवेल में अगर पूछे तो 10 की पावर -8 वेबर है। और उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि टी जॉइंट का सिंबल दिया हुआ था, मतलब जॉइंट का सिंबल दिया हुआ था और पूछा कि ये कौन सा जॉइंट है, तो आपको उसका टी जॉइंट करना था। और आगे देखो कह रहे हैं कि एक वोल्ट मीटर को अगर एमीटर की तरह जोड़ देंगे तो क्या होगा। बहुत सिंपल है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है, परिपथ में से न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी, आप ये कर सकते थे। वोल्ट मीटर एज एन एमीटर अगर कनेक्ट हो तो क्या होगा, वोल्ट मीटर जलेगा नहीं, हाई प्रतिरोध का है, परिपथ में प्रतिबाधा बहुत डालेगा, इसलिए
जो सर्किट करंट है ना वो कम होगा, सर्किट में से न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, मीटर पर डिफ्लेक्शन नहीं आ सकता क्योंकि इतनी धारा के हिसाब से ये डिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। और देखो क्या पूछा था, यदि लैंप ब्लिंकिंग करता है तो कौन सा दोष है। फ्लोरेसेंट लैंप की बात हो रही होगी, तो ट्यूब में ही प्रॉब्लम है, ट्यूब में ही फॉल्ट है। ठीक है ना, और बिना उष्मा का जॉइंट ये करवा ही दिया मैंने, RLC वाला करा दिया। रेफ्रिजरेटर में मोटर, देखो रेफ्रिजरेटर मोटर में अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बहुत बार तो यही ऑप्शन आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तब तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर करना था। अगर ज़्यादा ही आगे चला गया है तो डबल केज मोटर करना था, और भी कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको AC सीरीज मोटर ऑप्शन करना था। ये 3 ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन पेपर में मिला उसे आप कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, तो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और बाकी सारे थे। हाँ, ट्रांसफार्मर में क्रैकल टेस्ट क्यों करते हैं? क्रैकल टेस्ट होता है ऑयल में नमी ज्ञात करने के लिए, नमी कह दो या फिर जल की मात्रा, बात एक ही है। ठीक है ना, वाटर कंटेंट मैंने करवाया था ना ट्रांसफार्मर के भौतिक में। ठीक है, एसिडिटी और वाटर कंटेंट जो मैंने करवाया था, कुल मिलाकर के यही था दोस्तों। और आज थ्योरी थोड़ी सी हार्ड लेवल की बोल सकते हैं, टफ थी थोड़ी सी। विशिष्ट प्रतिरोध का भी इस क्वेश्चन पूछा गया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाली युक्ति कौन सी है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, सारा आएगा। क्लास डी की फायर कौन सी है, तो इसमें मेटल आएंगे, धातुएं आएगी, धातुओं में मैग्नीशियम दिया हुआ था तो मैग्नीशियम आपको करना था। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कौन सी है, तो यूनिवर्सल मोटर होती है। कुल मिलाकर अच्छा पेपर रहा, और नॉन टेक का जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद।